स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। उसमें हम यूनिट 3 के अंदर लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक्स जो हम पहले भी कर रहे हैं, EOQ हमने पढ़ा है, SED, BED, ये सारी टेक्निक्स हमने की हैं। जो आज हम टेक्निक कर रहे हैं वो है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होती है कि इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट इन्वेंट्रीज को या डिफरेंट स्टॉक्स को किसी भी तरीके से हम उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और उसके बेसिस पे हम उस पर जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी होती है उस बेसिस पे करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ABC analysis is a method of analysis that divides the subject up into 3 categories A, B and C. Category A represents the most valuable products or customers that we have. These are the products that contribute happily to our overall profit without eating up too much of your resources. कि A कैटेगरी एक वो होती है जो हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कि जहाँ मतलब ये वो गुड्स या वो प्रोडक्ट्स होते हैं या वो कस्टमर्स होते हैं जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मतलब डिराइव होते हैं। Category B represents your middle of the road customers or products. Many wrongly approach this group as those who contribute to the bottom line but are not significant enough to receive a lot of attention. कैटेगरी में बी में वो वाले हमारे प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स आते हैं जो ना ही हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस फिर भी बॉटम लाइन से ज्यादा है, तो वो हमारी कैटेगरी बी में आ जाएंगे। एंड सी में हमारे कौन से आएंगे? कैटेगरी सी इज ऑल अबाउट द 100 ऑफ टाइनी ट्रांजेक्शंस दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉफिट बट डोंट इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट मच वैल्यू टू द कंपनी। कि जो एसेंशियल है ट्रांजेक्शंस डे टू डे रूटीन में हम कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग या कस्टमर्स जो हमारे डेली रूटीन के कस्टमर्स हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है कि हमारे प्रॉफिट को वो अफेक्ट कर सके, तो वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कैटेगरी सी में। तो इस बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज बनाई। ए में मोस्ट वैल्यूएबल, बी में हमारे मॉडरेट आएंगे जो ना ही ज्यादा वैल्यूएबल है ना ही लेस, ठीक है, और सी में आएंगे हमारे लीस्ट वैल्यूएबल कस्टमर या प्रोडक्ट्स हमारे आएंगे इसके अंदर। इसके बाद हमारा है द पेयर टू प्रिंसिपल। पेयर टू प्रिंसिपल क्या होता है? ABC analysis is based on which it is called pair to principle and economic principle created by economics Wilfredo Pareto, ठीक है। जो पेरेटो प्रिंसिपल है हमारा, विल्फ्रेडो पेरेटो ने इसे इन्वेंट किया था। ये आप टर्म नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि हु डिराइव्ड द टर्म पेयर टू, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विल्फ्रेडो पेरेटो ने इस टर्म को डिराइव किया था, कॉइन किया था। Essentially it shows that there is an unequal relationship between your input and your output, कि आपके इनपुट, कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे हम इनपुट तो बहुत ज्यादा लगाते हैं लेकिन उससे आउटपुट उतनी ज्यादा नहीं आ पाती है, या फिर हम उस पे इनपुट तो बहुत कम लगाते हैं लेकिन उससे आउटपुट जो आती है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आती है। तो हमें ये एनालाइज करना होता है कि कितने इनपुट से हमें कितनी आउटपुट मिल रही है, उस बेसिस पे हम डिफरेंट कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ बिजनेस माइट गेट 80% ऑफ इट्स रिजल्ट्स फ्रॉम ओनली 20% ऑफ इट्स स्टाफ। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट 20% ऑफ द स्टाफ आर मोर प्रोडक्टिव देन अदर 80% ऑफ द टीम। कि अकेले 20% स्टाफ से उसे 80% जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसका रिजल्ट है वो मिल रहा है, और मतलब इसका मतलब ये है कि वो 20% स्टाफ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है इररिस्पेक्टिव ऑफ द 80% लेफ्ट स्टाफ। लेकिन हम उस 80% स्टाफ को निकाल नहीं सकते क्योंकि हमने बाकी की जो 20% है उसे भी हमने कैलकुलेट करना होता है, उसे भी हमने वर्किंग में लेके आना होता है। Another common example of pair to principle suggests that you get 80% of your sales from only 20% of your customers. In this case, these 20% would be your category A customers and hence those who make the biggest contribution to your revenue. तो यानी जो 20% जो हमारा जो कस्टमर है, जो में मैक्सिमम 80% ऑफ हमारे प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, सेल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारे कौन से कस्टमर्स हो गए? कैटेगरी ए वाले कस्टमर्स हो गए। और जो स्टाफ का हम लोग पर एग्जांपल किया था, 20% स्टाफ हमें 80% ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, तो 20% हमारे कैटेगरी ए वाले हो गए हैं, ठीक है। Basically only 20% of your customers are valuable enough that losing one would significantly hurt the business। कि अगर ये 20% जो हमें इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उसमें से हम कुछ भी कम करेंगे तो यानी हमारे कंट्रीब्यूशन पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमने उन 20% को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उन्हें अटेंशन देनी है, उनकी हर नीड की ओर ध्यान देना है। इसके बाद
The main use of ABC analysis is to improve your ability to deal with large and complex data sets by breaking them into three segments. These segments define the priority of the data within whatever area you are using them. कि हमें प्रायोरिटी सेट करने में हमें हेल्प करता है कि हम इजीली उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, या जो भी हमारी चीजें हैं उनके वजह से. Once the data is broken down into segments, it is easier to focus on the data and use it in a meaningful way. Breaking down the data into these segments makes specific issues in the data more obvious. It also helps in prioritizing the different segments. कि डिफरेंट सेगमेंट्स को हमें किसको हमने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसको कम देनी है, हमें आसानी से इस एनालिसिस के थ्रू पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एबीसी एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू सेगमेंट योर कस्टमर्स एंड ब्रेक डाउन कस्टमर स्पेसिफिक डाटा. कि जो भी कस्टमर से रिलेटेड डाटा है या फिर जो हमारे सेल्स से रिलेटेड डाटा है, कस्टमर स्पेसिफिक डाटा है, उसे हमें इजीली कैटेगराइज करने की हमें हेल्प मिल जाती है कि कौन से कस्टमर्स हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और कौन से कम. First, you would divide the customers into each of the three categories based on the sales volume the customer provides. Then you would consider how that volume relates to your margin contribution. की जो margin contribution आपकी हो रही है, जितनी increase हो रही है contribution, उसमें हर customer का कितना contribution है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो किस category में मतलब rest कर रहे हैं. If you segment the customer successfully, the customers with the most value will go into the high priority category A, with less important customers will be placed in the bottom category C. Customers that are somewhere in between will stay in category B. जो A और C के बीच में customers आएंगे हमारे, वो हमारे category B में आ जाएंगे. इसके साथ ही हमारी जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी, वो हमने अभी तक डिस्कस कर ली है. इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज क्या होती है? स्टॉक हम किसी भी चीज का रख सकते हैं, ठीक है. तो कितने तरीके की हो सकती है? वैसे तो ज्यादातर कितने जो बेसिक उनके होता है डायरेक्ट इन्वेंट्रीज एंड इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज. तो इसके बारे में हम करेंगे. सबसे पहले इन्वेंट्री की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है. एंड इन्वेंट्री इज अ स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन और सेल्स. कि हम फ्यूचर प्रोडक्शन या सेल्स के लिए जो एक स्टॉक करके रखते हैं किसी भी गुड्स का, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री. In broad sense, the term inventory refers to all material, parts, supplies, tools, in process or finished products recorded in the books by an organization and kept in its stock, warehouse or plant for some period of time. It is a list of schedule of materials held on behalf of an enterprise. के जो भी materials या जो भी finished product भी अगर किसी ने अपने पास स्टॉक करके रखे, अपने पास मतलब एक चाहे वेयर हाउस में चाहे किसी भी प्लांट में उन्होंने रखे हुए हैं फ्यूचर यूज के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक. अब टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज में हमारा क्या आएगा? टू टाइप होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में हमारी 4 मेन कैटेगरीज होती हैं, उसमें हम एक बार पढ़ेंगे. इजी टॉपिक है, पहले भी आपने किया हुआ है, फिर भी हम एक बार हमसे एक रफ इसका एक बार इसे रीड आउट करेंगे. Direct inventories are those inventories that play a major role in the production and constitute a vital part of finished product. कि जो भी हमारा finished product होता है उसमें जो हमारे डायरेक्ट इन्वेंट्रीज होती है उनका डायरेक्ट रोल होता है और डायरेक्ट उसके साथ वो लिंक्ड होती है. These inventories can be easily assigned to specific physical units. Direct inventories may be categorized into 4 groups. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जहां से हम फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए मतलब जो मटेरियल वहां से लेते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करके हम फिनिश प्रोडक्ट को बनाते हैं. These are the physical resources to be used in the manufacture of finished product. They include materials that are in their natural or raw form. For example, cotton in the case of textile mill, sugar in the case of sugar factory. मतलब इस तरीके के जो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जो हमें फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं, जब हम उनका स्टॉक करते हैं तो यानी वो हमारी कौन सी इन्वेंट्री है? डायरेक्ट इन्वेंट्री है, जो डायरेक्टली यूज होगी इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स. सेकेंड टाइप इज सेमी फिनिश गुड्स. सेमी फिनिश कौन सी होती है? जो आधी फिनिश्ड है और आधी अभी इन प्रोसेस. जो इन प्रोसेस गुड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स. These are those materials who are not 100% complete in all respects. That is, some processing still remains to be done before the product can be dispatched. For example, a person who is engaged in the manufacture of furniture may purchase unpolished furniture from market and sell it after polishing the same. कि आप अगर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स उसका स्टॉक कर रहे हो, मतलब
किसी फर्नीचर का आपका बिजनेस है, तो आपका बिजनेस इस तरीके से है कि आप सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट से परचेज करते हैं, देन उस पर अपना उसे प्रॉपरली फिनिश्ड करके, जैसे आपने फर्नीचर को लिया है उसे पॉलिश करके प्रॉपर उसे बनाकर अकॉर्डिंग टू कस्टमाइजेशन ऑफ कस्टमर, कि आप जिस तरीके से कस्टमर चाह रहे हैं उस तरीके से उसे बनाकर उसे फाइनल प्रोडक्ट्स आप डिस्पैच कर रहे हैं। तो ऐसी जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स का जो आप स्टॉक रखते हैं वो हमारे इस कैटेगरी में आएंगे। सेमी फिनिश गुड्स में डायरेक्ट इन्वेंट्री होती है क्योंकि इसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं फाइनल प्रोडक्शन के लिए। थर्ड वन इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का स्टॉक रखना, यानी जब आपने प्रोडक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपने उस जो भी प्रोडक्ट है अपना उसे रखा हुआ है, चाहे आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, आपने बाजार से डायरेक्टली उसे खरीदा है अपने किसी सप्लायर से, उसका स्टॉकिंग करके रखिए कि जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड आएगी आप उसे वैसे सोल्ड आउट करते रहेंगे। तो यानी फिनिश गुड्स यानी उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होनी है, जस्ट आपको उसे सेल तक अपने पास संभाल कर रखना है, वो हमारे फिनिश गुड्स आएंगी। उसकी भी इन्वेंट्री होती है, डायरेक्ट इन्वेंट्री होती है, वहां से लेकर डायरेक्टली हमने कस्टमर को डिस्पैच करना है। एंड द लास्ट वन इज स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स यानी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री भी दिए जाते हैं। जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स मीन्स डुप्लीकेट पार्ट्स ऑफ अ मशीन। Usually almost all the industrial concerns maintain spare parts of various machines which they use for manufacture. This will enable them to ensure smooth running of machines, which in turn provide for uninterrupted production. कि कभी भी प्रोडक्शन रुके तो आपके पास उसका एक स्पेयर पार्ट होना चाहिए, उसका एक डुप्लीकेट एक रेप्लिका होना चाहिए कि आप उसे इजीली रिप्लेस करके अपनी प्रोडक्शन को बिना इफेक्ट किए हुए अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते रहें। तो ये चार तरीके की मेन हमारी डायरेक्ट इन्वेंट्रीज होती हैं: रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और स्पेयर पार्ट्स। लास्ट जो हमारा इसमें है वो है इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज क्या होती है? Indirect inventories include those items which are necessary for manufacturing but do not become component of final product. कि वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो जरूरी होती है, उसके बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, लेकिन वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होती हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कई बार, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स को रन करने के लिए, या फिर लुब्रिकेंट्स जो होते हैं अच्छी तरीके से मशीनरी को हम वर्किंग में लेके आ सकें, उसके लिए यूज होते हैं, लेकिन वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये हमारी इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज होती है कि हमें अपने पास इनका स्टॉक भी रखना पड़ता है, ताकि जब भी हमें हमारी मशीन की फंक्शनिंग में या हमारे किसी भी प्रोसेस में कोई रुकावट आए तो हम उसे यूज करके अपनी स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। दे नॉर्मली इंक्लूड पेट्रोल, मेंटेनेंस मटेरियल्स, ऑफिस मटेरियल्स, ग्रीस, ऑयल, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा। These inventories are used for ancillary purposes to the business and cannot be assigned to specific physical units. इसमें हम इसे फिजिकल यूनिट्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इन्वेंट्रीज का टॉपिक भी खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेंट्रीज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज। डायरेक्ट जो डायरेक्टली फिजिकल फॉर्म में यूज होती है, फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा होती है, और जो इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज होती हैं वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल तो होती है लेकिन फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होती हैं वो। ठीक है, तो ये हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स भी कर लिए, इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है ये भी हमने पढ़ लिया है। इसके साथ ही हमारी 3rd यूनिट खत्म हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसकी डिफरेंट जो भी टेक्निक्स होती हैं, जो भी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर आप अपने ये 3 यूनिट्स ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो साथ के साथ पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।